फाइमोसिस। शायद आप में से कुछ लोगों ने यह शब्द सुना हो। फाइमोसिस वैसे तो पुरुष वर्ग की बीमारी है और ये नन्हे बालकों से लेकर बच्चे, बूढ़े, जवान हर एज ग्रुप में पाई जाती है। पर इसके बारे में सभी को जानना ज़रूरी है, खासकर नन्हे बालकों के माता पिता को, क्योंकि फाइमोसिस हर नवजात शिशु को होता है। इस बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आधा अधूरा वीडियो देख के पूरी जानकारी नहीं मिलती, आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर, शल्य चिकित्सक, आपका YouTube पे स्वागत है। तो पहले जान ले फाइमोसिस होता क्या है। इस फोटो में दर्शाए गए लिंग यानी कि पीनिस के इमेज को देखें। इसके अग्रभाग को यानी कि अगले भाग को ग्लैंस पीनिस कहा जाता है। ग्लैंस पीनिस आमतौर पे त्वचा से ढका रहता है और इस त्वचा को हम फोरस्किन कहते हैं। लिंग चाहे शिथिल अवस्था में हो या फिर इरेक्ट स्टेट में, फोरस्किन को आमतौर पे ग्लैंस के ऊपर से पीछे आराम से हटाया जा सकता है, जिससे कि ग्लैंस पूरा दिख सकता है। और ये जो फोरस्किन है ये आराम से आगे पीछे स्लाइड होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो तो इसे हम फाइमोसिस कहते हैं। ये फोटो देखें, ये नॉर्मल पेनिस की इमेज है और ये फाइमोसिस वाले पेनिस की इमेज है। फाइमोसिस काफी आम समस्या है और हर आयु वर्ग में ये विकार देखने में आता है। नन्हे बालकों के माता पिता इस बारे में जानकारी नहीं रखते और इस वजह से फाइमोसिस से बालकों में समस्या आ सकती है। और यदि ये समस्या किशोर अवस्था या लेटर स्टेज में हो तब भी शर्म के मारे मरीज सामने नहीं आता। जब आता है तो कई बार लेट स्टेज में आता है, जब मरीज को फाइमोसिस की वजह से काफी दिक्कत पेश आती है। फाइमोसिस से मिलती जुलती एक कंडीशन और होती है और वो है टाइट फ्रेनुलम। ग्लैंस पीनिस के नीचे एक बैंड सा होता है और ये बैंड भी कई बार फोरस्किन को ग्लैंस के पीछे स्लाइड करने में बाधक होता है। पर ये फाइमोसिस नहीं, इसे हम टाइट फ्रेनुलम कहते हैं और ये सरल से ऑपरेशन से इसे ठीक किया जा सकता है। पर आपको फाइमोसिस है या टाइट फ्रेनुलम, इसके लिए आप क्वालिफाइड चिकित्सक को दिखाएं ताकि सही से इलाज हो सके। साथियों, एक कंडीशन और होती है जिसे फाइमोसिस से कंफ्यूज किया जाता है और वो है पैराफाइमोसिस। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। फाइमोसिस के विपरीत पैराफाइमोसिस में लिंग की फोरस्किन ग्लैंस पीनिस के पीछे अटक जाती है और आगे नहीं लाई जा सकती। नतीजा क्या होता है, ग्लैंस पीनिस में सूजन आ जाती है, वो फूल जाता है और फोरस्किन ग्लैंस पीनिस के ठीक पीछे एक टाइट रिंग सी बना लेता है और उधर फोरस्किन अटक जाती है। मरीज
कोशिश के बावजूद फोरस्किन को आगे नहीं ला पाता। शर्म के मारे कई बार मरीज हॉस्पिटल आने से भी हिचकता है, विलंब करता है। विलंब से कई बार ग्लैंस पेनिस को क्षति पहुंच सकती है। फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस और कुछ और रियल इमेजेस में अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। फाइमोसिस के बारे में कुछ और जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि रियल इमेजेस डालने से वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को हर आयु वर्ग के श्रोता देखें। अब फाइमोसिस पे वापस आते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। फाइमोसिस दो तरह का होता है, एक है फिजियोलॉजिकल और दूसरा है पैथोलॉजिकल। पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस की। फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस पैदाइशी होता है जिसके साथ हर बालक पैदा होता है। इसके बारे में कुछ तथ्य मैं आपके साथ फोटो में शेयर कर रहा हूं। ये फाइमोसिस नॉर्मल होता है, सामान्य होता है और आमतौर पे नुकसानदेह नहीं होता। और जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, फाइमोसिस धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। 3 साल की उम्र में लगभग 10% बालकों में फाइमोसिस परसिस्ट करता है। 5-6 साल की एज तक लगभग सभी बालकों में फाइमोसिस ठीक हो जाता है। 16 साल की उम्र तक फाइमोसिस सिर्फ 1% किशोरों में परसिस्ट करता है। आमतौर पे ये बालकों में कोई दिक्कत नहीं देता, खासकर अगर पेरेंट्स बच्चे के लिंग की हाइजीन यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखें। इस बारे में बाद में थोड़ी और चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल फाइमोसिस के बारे में। पैथोलॉजिकल फाइमोसिस कुछ कारणों से होता है जिनकी चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे, पर एक रोचक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। मुस्लिम समाज में और ज्यूज यानी कि यहूदियों में फाइमोसिस नहीं होता। होता भी है तो वो फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस होता है, क्योंकि धार्मिक आस्था के कारण यहूदी बच्चे के पैदा होते ही फोरस्किन को कटवा लेते हैं और मुस्लिम समाज में 4-5 साल की उम्र तक लगभग सभी बच्चों में फोरस्किन को कटवा लिया जाता है और इसे खतरनाक कहा जाता है। अब फाइमोसिस पे वापस लौटते हैं। फाइमोसिस पार्शियल हो सकता है और कंप्लीट हो सकता है। फाइमोसिस को ग्रेड भी किया गया है। इस फोटो में डिफरेंट ग्रेड्स दिखाए गए हैं और इनकी डिटेल जानकारी इस इमेज में आप देख सकते हैं। ग्रेड 1 फाइमोसिस में फोरस्किन पूरी तरह से पीछे लाई जा सकती है, पर पीछे ये लिंग के पिछले भाग को जकड़ के रखती है, टाइट बैंड बना के रखती है। इसके विपरीत ग्रेड 5 फाइमोसिस में फोरस्किन ग्लैंस पेनिस को पूरी तरह से ढक के रखती है और फोरस्किन को बिल्कुल भी पीछे हटाया नहीं जा सकता। यहां तक कि पेशाब का जो छेद होता है, जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, वो भी नजर नहीं आता।
ग्रेडिंग बेसिकली एकेडमिक पर्पस के लिए होती है और किस ग्रेड में हमने क्या इलाज करना है, ग्रेडिंग से इसमें हमें थोड़ी हेल्प होती है। पर हाँ, इतना बता दूं, ये ग्रेडिंग पीनिस के इरेक्ट स्टेज में की जाती है। अब बात करेंगे पैथोलॉजिकल फाइमोसिस के कारणों के बारे में। फाइमोसिस का पहला कारण है पुअर हाइजीन, यानी कि साफ सफाई की कमी। यदि लिंग की प्रॉपर साफ सफाई ना हो तो ये भी पैथोलॉजिकल फाइमोसिस का एक मुख्य कारण है। हर आयु वर्ग में लिंग की प्रॉपर सफाई करना अनिवार्य होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस में भी लिंग की सफाई करना जरूरी होता है। स्मैग्मा नाम का एक पदार्थ होता है, इस इमेज में देखें, ये जो वाइट सा चीजी मटेरियल है इसे हम स्मैग्मा कहते हैं। यदि स्मैग्मा की सफाई ना हो तो फोरस्किन के नीचे कीटाणु पनपते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन होता है, जिस वजह से पैथोलॉजिकल फाइमोसिस हो सकती है। और जो फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस है ये परसिस्ट कर सकती है। अगर परसिस्ट ना भी करे तब भी नन्हे बालकों को, किशोर बालकों को पुअर हाइजीन की वजह से दिक्कतें पेश आ सकती है और फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस पैथोलॉजिकल फाइमोसिस की तरफ प्रोग्रेस कर सकती है। वैसे भी ये एरिया पेशाब के थोड़ा बहुत टपकने से गीला रहता है। पेशाब की थोड़ी बूंदों का टपकना कोई बड़ी बात नहीं, जिस वजह से कीटाणुओं का थोड़ा बहुत संक्रमण होना स्वाभाविक है। और ऊपर से यदि साफ सफाई की कमी हो और स्मैग्मा प्रॉपरली साफ ना किया जाए, ये सब मिलके संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। ये सब फैक्टर्स मिलके पैथोलॉजिकल फाइमोसिस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। फाइमोसिस हो ना हो, पुअर हाइजीन, साफ सफाई की कमी वैसे भी दिक्कत देती है। फोरस्किन का, ग्लैंस पेनिस का इन्फेक्शन हो सकता है, एरिया से स्मेल आती है। इसलिए साफ सफाई हर एज ग्रुप में करना अनिवार्य होता है। माँ बाप को छोटे बच्चे के लिंग की साफ सफाई प्रॉपरली करनी चाहिए और उन्हें साफ सफाई करना सिखाना भी चाहिए, ताकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो वो साफ सफाई की जिम्मेवारी खुद लें। साफ सफाई के लिए आप नॉर्मल साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी खाल पीछे आती हो, इसके नीचे नहाती बार लिंग की सफाई करना जरूरी होता है। पर एक जरूरी बात, साफ सफाई के दौरान जब आप फोरस्किन को पीछे करते हैं तो उसके आखिर में फोरस्किन को वापस अपनी जगह लाना जरूरी होता है, नहीं तो पैराफाइमोसिस होने का खतरा होता है। फाइमोसिस का दूसरा कारण है त्वचा या स्किन के कुछ रोग। वो त्वचा के रोग लिंग के फोरस्किन में हो सकते हैं, जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस और एक BXO नाम का रोग होता है जो कि पैथोलॉजिकल फाइमोसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और BXO से तो कई बार पेशाब की जो नाली होती है, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, वो भी इफेक्ट होता है और मरीज को काफ़ी दिक्कतें पेश आ सकती है। फाइमोसिस का तीसरा कारण है लिंग के फोरस्किन या ग्लैंस पेनिस के इन्फेक्शन।
ग्लैंस पेनिस के इन्फेक्शन को हम बाइलोनाइटिस कहते हैं और फोरस्किन के इन्फेक्शन को हम फॉस्टाइटिस कहते हैं। और यदि दोनों में इन्फेक्शन हो तो इसे हम बैलेनोफॉस्टाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। बैलेनोफॉस्टाइटिस क्यों होता है? पुअर हाइजीन की वजह से, यदि लिंग की प्रॉपर साफ सफाई ना हो, चाहे वो बच्चे में हो चाहे वो बड़ों में हो। बैलेनोफॉस्टाइटिस हर एज ग्रुप में हो सकता है। अडल्ट एज ग्रुप में यदि कोई मरीज डायबिटिक हो तो उन्हें फाइमोसिस होने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि डायबिटीज में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और बैलेनोफॉस्टाइटिस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। फाइमोसिस का चौथा कारण है एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि यौन संचारित रोग। इससे भी लिंग की फोरस्किन में या ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होता है और वो फाइमोसिस के लिए कंट्रीब्यूट करता है। एक और कारण है फाइमोसिस का, वो है उम्र के साथ साथ जब पुरुष सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाता है तो वो लिंग की चमड़ी पीछे करके सफाई नहीं करता। सेक्सुअली एक्टिव पुरुषों में वैसे भी सेक्स के दौरान ऑब्वियसली नेचुरल साफ सफाई होना स्वाभाविक होता है। विद एज जैसे जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी कम होती है तो फोरस्किन पीछे नहीं जाती और धीरे धीरे ये फाइमोसिस की तरफ प्रोग्रेस होता है। अब बात करते हैं फाइमोसिस के दुष्प्रभावों के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी कि फाइमोसिस से पीड़ित व्यक्ति को क्या क्या हो सकता है। फाइमोसिस की पहली कॉम्प्लिकेशन या दुष्प्रभाव है, फाइमोसिस की वजह से पेनिस यानी कि लिंग की प्रॉपरली सफाई करने में दिक्कत आती है। ठीक से सफाई नहीं की जा सकती। फोरस्किन के नीचे स्मैग्मा इकट्ठा होता है। फाइमोसिस की वजह से थोड़ा पेशाब भी टपकता है, क्योंकि पेशाब का निकास प्रॉपरली नहीं हो पाता, खासकर यदि फाइमोसिस हाई ग्रेड का हो। एरिया गीला रहता है। नतीजा क्या होता है? एरिया में कीटाणु पनपते हैं। स्मैग्मा भी इन्फेक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करता है। पीड़ित व्यक्ति से बदबू आ सकती है। इस इन्फेक्शन की वजह से पीड़ित व्यक्ति को बैलेनाइटिस, फास्टाइटिस या बैलेनोफास्टाइटिस हो सकता है, जिस बारे में मैं पहले भी थोड़ा बहुत जिक्र कर चुका हूं। फाइमोसिस का दूसरा इफेक्ट होता है पेशाब के निकास में दिक्कत। पेशाब करती बार फोरस्किन की बैलूनिंग हो सकती है, यानी कि फोरस्किन गुब्बारे की तरह फूलता है। बैलूनिंग क्यों होती है? क्योंकि पेशाब का प्रॉपर निकास नहीं हो पाता और पेशाब फोरस्किन के नीचे इकट्ठा होता है और फोरस्किन गुब्बारे की तरह फूलती है। और अगर फाइमोसिस ज़्यादा हो, यानी कि हाई ग्रेड का हो, ग्रेड 5 का हो, तो गुर्दों पे जोर पड़ सकता है। यहाँ तक कि पीड़ित की किडनीज भी डैमेज हो सकती है। फाइमोसिस का तीसरा दुष्प्रभाव है पीड़ित व्यक्ति को सेक्स करने में दिक्कत पेश आती है। सेक्स के दौरान दर्द होता है और अगर इलाज ना किया जाए तो ईडी यानी कि
इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ भी ऐसे पुरुष प्रोग्रेस कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेन कारण इसमें क्या होता है कि पेनफुल सेक्स की वजह से पुरुष सेक्स करना अवॉइड करते हैं, सबकॉन्शियसली सेक्स से दूर रहते हैं। पीड़ित व्यक्ति के मन में हीन भावना पनपती है और एक तरह का चक्रव्यूह सा बनता है, और जो कि धीरे धीरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ प्रोग्रेस करता है। फाइमोसिस का चौथा दुष्परिणाम है लिंग के फोरस्किन या लिंग के ग्लैंड्स पेनिस का इन्फेक्शन, जिस बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं, यानी कि बेलेनाइटिस, फास्टाइटिस या बेलेनोफास्टाइटिस। कारण वही, मरीज प्रॉपरली सफाई नहीं कर पाता। तो आपको बता दूं, बेलेनोफास्टाइटिस फाइमोसिस का कारण भी है और फाइमोसिस की वजह से बेलेनोफास्टाइटिस हो भी सकता है। एक जरूरी बात और बताना चाहूंगा, यदि मरीज को बेलेनोफास्टाइटिस हो तो एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि बेलेनोफास्टाइटिस में लिंग में जख्म होते हैं, जिस वजह से एड्स जैसे यौन रोग के संक्रमण होने के अधिक चांस होते हैं। फाइमोसिस का पांचवा दुष्प्रभाव यानी कि कॉम्प्लिकेशन है पैराफाइमोसिस, जिसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। पैराफाइमोसिस क्यों होता है? फाइमोसिस की वजह से फोरस्किन टाइट होती है, और यदि किसी वजह से या फिर संभोग के दौरान फोरस्किन यदि ग्लैंड्स के पीछे अटक जाए, ग्लैंड्स पेनिस में सोजिश आ जाती है और फिर फोरस्किन को बिना मेडिकल इंटरवेंशन के आगे लाना मुश्किल होता है। पैराफाइमोसिस के बारे में डिटेल वीडियो कभी और डालूंगा। और आखिर में एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, वो है पेनिस का कैंसर। यदि लंबे समय से मरीज को फाइमोसिस हो, इसका इलाज ना किया जाए, तो कई मरीजों में लिंग का कैंसर होने का भी अंदेशा रहता है, और कई बार तो मरीज कैंसर के साथ ही हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। ये कैंसर मुस्लिम और ज्यूज में कम देखा जाता है, क्योंकि जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, धार्मिक आस्था के कारण बचपन में ही लिंग की फोरस्किन को कटवा दिया जाता है। तो साथियों, इसलिए फाइमोसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं फाइमोसिस के इलाज की। इलाज के दो विकल्प होते हैं, एक ऑपरेटिव, दूसरा नॉन ऑपरेटिव यानी कि बिना ऑपरेशन के इलाज। वैसे तो ऑपरेशन इसका बेहतर विकल्प है, खासकर अगर फाइमोसिस हाई ग्रेड का है, पर कुछ नॉन ऑपरेटिव नुस्खे भी कुछ हद तक इसके इलाज में इफेक्टिव होते हैं, खासकर यदि फाइमोसिस लो ग्रेड का हो। इसमें कुछ हम फोरस्किन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एडवाइज करते हैं। इसके साथ कुछ मलहम या क्रीम लगाने की सलाह देते हैं। इलाज थोड़ा लंबा चलता है और रेगुलरली स्ट्रेचिंग
टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है। थोड़ा समय लगता है मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में, पर यदि आपको जल्द ही रिजल्ट चाहिए तो ऑपरेशन ही एकमात्र इसका बेहतर विकल्प है। इसका ऑपरेशन सर्कमसिजन नाम से जाना जाता है और इसकी 3 मुख्य टेक्निक्स होती है। एक क्लासिकल जो चीरा मार के हम करते हैं, दूसरा लेजर, तीसरा स्टेपलर। कुछ चिकित्सक फाइमोसिस की रिंग्स का भी इस्तेमाल करने को एडवाइस करते हैं। इलाज के सारे विकल्पों के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें मैं फाइमोसिस के इलाज के विभिन्न विकल्पों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूंगा और ऑपरेशन के जो अलग अलग विकल्प है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों संबंधियों को मेरे चैनल के बारे में बताएं और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि आप सभी का फ़ायदा हो। वीडियो के अंत में मैं कुछ पिछले वीडियोस का लिंक डालूंगा, उन्हें क्लिक करके उन वीडियोस को देखें।